है सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हम सभी का सेकेंड डे है और कैमरा ऑफ कर सकते हो आप लोग। देख पा रहे हो स्क्रीन पर? हाँ सर। तो आज हम लोग बात करते हैं और हम लोग जो पढ़े थे कल उसमें से मैंने आपको बेसिक चीज बताया था कि टेंस के बारे में, टाइम और टेंस के बारे में। और आज हमारा सेकेंड डे है इस टेंस का और ग्रामर का हमारा 19 डेज है आज। तो आज हम लोग टेंस के बारे में समझेंगे कि टेंस में को मैं प्रेजेंट में जो स्टार्ट करूंगा उसके पहले मैं आज चाहता हूं कि आपको बता दूं कि टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव या जो अलग अलग टाइप्स का सेंटेंस है उसके बारे में हम कभी चर्चा करें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो अब देखें कि सबसे पहले आपको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी देता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब देखो, मैं अभी कोई जो लेकर के आया हूँ ये ना कोई टाइप्स है ना कुछ है। जो सेंटेंस को स्टडी करते हैं हम लोग ग्रामर में, वो आपका सेंटेंस के का जो स्टडी करते हैं वो आपका स्ट्रक्चर के आधार पे, तो ना ये स्ट्रक्चर के आधार पे ना किसी और पे। तो अब हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक जनरल में स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास कर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद आपका वर्ब के बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या इसी को आप कह सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस। देखो, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहा हूँ। जब नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब। मैं ये सभी सेंटेंस के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होगा, और उस नोट के बाद आपका मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो आपका यहाँ पे। तो मैं क्या करूं? हो गया? प्लीज सभी लोग म्यूट कर लो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। म्यूट कर लो, जिस समय बोलना होगा उसमें आप अनम्यूट कर लो। इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो आप सब हेल्पिंग देख पा रहे हो ये हमारा सब्जेक्ट से जस्ट पहले हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट कर दोगे, नहीं तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारा यहाँ पे। इसके बाद WH सेंटेंस है, तो WH सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वाला ही टोटल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा एक चीज ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, WH वर्ड। तो आप लोग जानते हो क्या WH वर्ड किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर देखो, जो हेल्पिंग अच्छा ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में आपका ये साइन भी होगा। तो मैंने मेनली यहाँ पे 4 सेंटेंस लेकर के आया है और चारों को समझने का प्रयास करें। जो WH सेंटेंस है वो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वाला मेन वर्ब। अब इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला है तो सब्जेक्ट वर्ब। अब कोई भी सेंटेंस जो आप बोलते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं आता, और कोई ऐसा, जैसे मैं बोलूं आई प्ले, तो आई प्ले एक क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को कभी कभी हम लोग नेगेटिव भी बोल सकते हैं।
उसके बाद आपका है नेगेटिव, तो मैं इसी को बोलूंगा आई डू नॉट। ये आपका किस में हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये आपका आई डू नॉट प्ले। फिर आपका इंट्रोगेटिव में है तो डू आई प्ले, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू आई प्ले। तो अब यहां पर देखो, आपको मैं अलग अलग एग्जांपल लिया, 4 एग्जांपल है। तो अच्छा, सबसे पहले एक चीज छूट रहा है, WH वर्ड। तो WH वर्ड के अंदर क्या क्या आते हैं मुझे बता दो कोई, जल्दी जल्दी। Where, what, when. सर हाँ who whom Why, how, when, what, Where. where। तो इस प्रकार से इस प्रकार से अलग अलग आपके वर्ड हैं। तो ये आपके मेनली यहाँ में आपको इसलिए समझाया ताकि आपको बार बार समझने का कोई विशेष आवश्यकता ना पड़े। मतलब कि जब हमारा अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा हमारा आई डू नॉट प्ले, यानी कि नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग हमारा पहले हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब हो जाएगा। इसके बाद WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस में बस यही है कि इंट्रोगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा और इसके पहले हमारा एक WH वर्ड जो हमारे हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे वर्ड आपके जुड़ जाएंगे। यहाँ इस पार्ट्स में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. तो अब हमारा है, सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से, और इसमें से जो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे वो 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। वो ऑलरेडी आपने देखा थे कल टाइप्स के आधार पे। तो टाइप्स के आधार पे जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चारों को हम लोग, और आज बता देता हूँ जितने लोग जुड़े हुए हो उसमें से जो लोग नाम से नहीं आए हैं, नाम करने मतलब जो आईफोन लिख करके आए हैं और जो डॉट 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 करके लिख करके आए हैं, अगला बार से उन सभी को मैं अप्रूव यहाँ पे नहीं करूंगा। चॉइस आपका है, जो आप चाहते हो वही होगा। क्लास अगर करना हो तो आपको जो कहा गया है डिसिप्लिन मेंटेन करने को करने पड़ेंगे। आज लास्ट देखो, अभी फिर से एक गैलेक्सी ऑन 7 करके आ रहा है, आज भी अगर इसको क्लिक कर देता है अप्रूव। अब यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन चारों को पढ़ेंगे। तो सबसे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कोई कुछ कहना चाहते तो कह सकते, नहीं तो फिर मैं अपना जो बातें हैं वो कहूंगा और स्टार्ट करूंगा। कोई कुछ कहना चाहते हैं? इसके लास्ट में ना ता है, ती है, ये है, आता है। ठीक है, आप कह रहे हो तो हिंदी के अनुसार जो आपका पहचान है या जो पहचानने का नियम है अकॉर्डिंग टू हिंदी, पहचानने का नियम जो कहते हैं वो कहते हो, कह रहे हो कि हिंदी, जो हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार मुख्य क्रिया के अंत में क्या आएगा? ता, ती, ते, ता और है, वगैरह वगैरह। ती है, ता है, ती है, ते है। ते हैं, ते हो इत्यादि। तो ये सारे आपके पहचान है। चलो ठीक है, ये आपके हैं पहचाने जैसे अनुसार, जैसे कहते हैं मैं जाता हूँ, वह जाती है, वह जाते हैं, वह जाते हो, आप जाते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट की बात करते हो और इसमें से आपका ये
पहचानने के नियम के अंतर्गत है, लेकिन ये आपका अकॉर्डिंग टू हिंदी है। लेकिन इंग्लिश के अनुसार मैं बात करूं तो इंग्लिश के अनुसार कैसे पहचाना? सर इसका स्ट्रक्चर जानते हैं? इसमें सब्जेक्ट रहेगा क्या हो जाएगा? गैलेक्सी ऑन 7 मैं इसे हटा रहा हूं तुरंत। या तो म्यूट कर दो। अब यहां पर देखो आपका पहचानने का नियम समझ गया, लेकिन अब इंग्लिश के अनुसार बात करें तो इंग्लिश के अनुसार यह समझना होगा कि सब्जेक्ट के बाद जो हमारा यहाँ वर्ब का हर प्रयोग बॉल है या तो V1 होगा या V5 का प्रयोग होगा, इसके V1 अलावा और V5 कोई दूसरा का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझने को मिला कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक सेकेंड में किसी को यहां से भी हटा रहा हूं। जा चलिए। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, बट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन इसमें दिख रहा है ना कि जो अभी जिसके द्वारा हल्ला हो रहा था मैं उसे रिमूव कर दूं। दिख रहा है सर। चलो अब बढ़िया आएगा। सब्जेक्ट V1 और V5, तो ये आपका V1 और V5 से आप ये समझना है कि जब आपके कोई भी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट में आपका सिंगुलर प्लूरल या नाउन प्रोनाउन जिसके आधार पे बांटो, नंबर के आधार पे बांटो, नाउन प्रोनाउन के आधार पे बांटो, तो जो कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद अगर उसके अकॉर्डिंग V1 और V5 का प्रयोग होगा। जब V1 और V5 रहेगा तो आप समझ जाना कि वो आपका किसके अंतर्गत है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है, और अब यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, या फिर चलो ठीक है बेसिक आपको लेके चल दूंगा। अफर्मेटिव सर सेंटेंस एफर्मेटिव का हिंदी क्या होता है सर? सकारात्मक। सकारात्मक। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपरेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार जो स्ट्रक्चर हमारा होगा, मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड चलूंगा, लेकिन जब आपका इसका जो मेन फोकस जो हमारा है, जो एरिया बताना, उस पर मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 के बाद फुल स्टॉप होगा। फुल स्टॉप करने का मतलब V1 V5 के बाद आपका ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड लगाना है, जो लगाना वो लगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो सब्जेक्ट में किसी को कोई दिक्कत तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं नहीं कहते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो अभी, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हूं। अगर अभी दिक्कत होगा तो आगे पूरा दिक्कत होगा। सर बता दीजिए। जान रहे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग एक बार बताइए तो। चलो ठीक है। सब्जेक्ट को अगर देखो तो मैं आपको सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन अगर दोनों का कंबाइन करके चलूं तो इसे भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक आपका नाउन और दूसरा प्रोनाउन वाला। तो शायद मैंने लास्ट टाइम कल बताया था, तो उसको फिर से लिखना जरूरी है या फिर इतना में समझ चुके हो? ये तो कल बता दिए थे। चलो ठीक है। और V1 V5 में, अच्छा इसके लिए एक बात और समझ लो कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आपका सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। सर कल एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे याद आया वे। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब होगा। चलो सवाल बोलो क्या था? आप बताया था ना। हाँ आई मतलब के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों क्यों होता है? यही है ना। यस सर। यही मैंने बोला था कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। अब दोनों आते हैं तो दोनों यहाँ पे देखो, दोनों संभव कैसे है? या तो ग्रामर का रूल गलत है या तो इनका गलत है। तो ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में,
कि जो फर्स्ट ग्रामरियन थे या फादर ऑफ ग्रामरियन कहा जाता है जेसी नेस्फील्ड को। सर ऐसे निष्फल नाम है सर। हाँ, तो जो जो जेसी नेस्फील्ड थे, तो उनके द्वारा जब देखो सबसे पहले इस दुनिया में क्या आया, ग्रामर आया या तो फिर लैंग्वेज आया, ये मुझे बताओ पहले। पहले लैंग्वेज आया। पहले लैंग्वेज आया। अब जब इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे पहले क्या आया, लैंग्वेज आया। ग्रामर तो पहले आया नहीं। दुनिया में एक नंबर में आपका लैंग्वेज है, दूसरे नंबर पे आपका ग्रामर का। जब लैंग्वेज जब बोल रहे थे जब ब्रिटिश वाले, या फिर जहां का ये ओरिजिनेशन है, जहां पे इनकी भाषा का उत्पत्ति हुआ है, डेवलप हुआ है, तो उस जगह पे जब फर्स्ट ग्रामरियन जो जेसी नेस्फील्ड थे, उस बात पे यानी कि ग्रामर को लिखना शुरू किया, मतलब कह सकते हो वे सोचे कि ऐसा रूल बना दिया जाए ताकि हर जगह पे इंग्लिश एक जैसा बोले सभी लोग। तो उसे बोलने के लिए उन्होंने जब रूल लिखना शुरू किया, और वो लिखने किस बेस पर, उनके लैंग्वेज के आधार पे। जब वहां के आसपास के लैंग्वेज देखे तो आई ही एक ऐसा वर्ड पाया गया, या कह सकते एक सब्जेक्ट पाया गया जिसके साथ आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग होने लगे। जब दोनों का प्रयोग होने लगे, सिंगुलर और प्लूरल, तो वहां से पता चला कि इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, या कोई ऐसा इसका पीछे रहस्य नहीं है। सिर्फ यही है कि जो फर्स्ट ग्रामरियन थे जैसे नेस्फील्ड, तो उन्हीं के द्वारा जब ये रिसर्च किए गए, या फिर ये जब ये अपने ग्रामर को लिखना शुरू किए, तो प्रारंभ में यही पाए, और वो अपने लैंग्वेज को, अपने भाषा को वो तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहे, और उसी के अनुरूप ग्रामर को लिखा गया। और उसी ग्रामर के अनुसार आज अलग अलग ग्रामर बहुत सारे आ चुके हैं। यही इसका मूल कहानी है, और दूसरा कोई कहानी नहीं है। सर यहाँ तक मतलब ठीक दोनों है? मतलब इसके साथ यूज होगा, हाँ मतलब इसके साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज होगा ना। हाँ, दोनों होंगे। इसके मतलब यहाँ से अगर समराइज करके अगर मैं बोलूं, कहने का मतलब यही बात हुआ कि आई ही एक ऐसा है जिसके साथ आपके दोनों प्रयोग होंगे। ठीक है, अब हमारा आगे हम बात करते हैं अफर्मेटिव का कुछ एग्जाम्पल। तो अफर्मेटिव में एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं आई लर्न माई लेसन। अब एक चीज और है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ग्रामर सीखने का मतलब है कि मैं कौन सा वर्ड कहां पे प्रयोग कर रहा हूं, वो चीज आपको समझना है। तो ये आप अगर इसमें समझ जाते हो कि कौन सा वर्ड क्या है, तो मतलब समझ लो कि आपका ग्रामर लगभग ठीक होता चला जा रहा है। आई में बोलो तो आई क्या है, क्या है, जल्दी बोलो। प्रोनाउन। सब्जेक्ट लर्न क्या है, भाव मेन वर्ब। माई क्या है, नहीं जानते। एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव। और लेसन क्या है, नाउन है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। नाउन। अब देखें, अगर बात करें सब्जेक्ट के आधार पे, तो सब्जेक्ट के आधार पे अगर थोड़ा बात करें तो ये मिलेगा हमारा कि ये जो पार्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है। जो ये पार्ट है आपका मिडिल वाला, वो आपका वर्ब है। और यहां से यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही ना ओवरऑल मिला यहाँ से। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। We pray to God daily। अब ये सेंटेंस बताओ, इस सेंटेंस के अनुसार आपका क्या ये है, वी क्या है, सब्जेक्ट। प्रोनाउन। प्रे क्या है, भाव। टू क्या है, पोजीशन।
गॉड क्या है? गॉड हाँ भगवान बताओ, तो गॉड क्या है? गॉड नाउन है। तो भगवान सोच रहे थे क्या? यस सर अच्छा, डेली क्या है? डेली क्या है? कोई बताओ, डेली क्या है? कोई बता सकते हो क्या? नाउन सर। नाउन। और कोई? ऑब्जेक्ट सर। क्या कर रहे हो? अदर वर्ड है सर। नहीं, डेली आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का जैसा प्रयोग होता है, लेकिन इस सेंटेंस के आधार पे बात करूं तो यहाँ पे ये एडवर्ब के काम करता है। जो डेली है वह आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन इस पोजीशन के आधार पे मैं बात करूं तो यहाँ पे एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो कि वी प्रे टू गॉड डेली। तो ये जो आपका है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब इसमें अगर बांटें तो ये आपका सब्जेक्ट मिला, यहां से ये आपका वर्ब के पोजीशन पे मिला, और ये आपका ऑब्जेक्ट के पोजीशन में मिला। लेकिन एक बात बता दूं, हम वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो जरूर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कंप्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट या फिर इसी को रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर इसी को अगर ज्यादा दिक्कत लगता है तो सीधा सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं अदर वर्ड। क्या लिख सकते हो? अदर। ये अपना नाम यानी काम निकाल सकते हो। ये हमारे कुछ एग्जांपल थे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा भी दे दिया कि जो सबसे डिफिकल्ट था, ये आपका V1 आपका एक डीसी वर्ब देना जरूरी है। तो आप मैं एक सबसे साधारण देता हूं, राम के साथ क्या होगा? राम गो या राम गोज? राम गोल क्या होगा? गोज होगा। वो होगा ना? कोई यस कुछ नहीं। सर। राम के साथ क्या होगा? गोज होगा। चलो मैं एक छोटा सा आपका एग्जांपल लेता हूं आगे, जो आप सभी लोग से उम्मीद करूंगा कि आंसर सही दोगे। मैंने या बॉयज पब्लिक बॉय प्ले। तो ये सेंटेंस को नेक्स्ट में दूंगा, अभी फिलहाल ये एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना सब्जेक्ट छांटना है यहाँ पे, और दूसरा में आपका है वन ऑफ देम सबमिट ऑब्लिक सबमिट्स। तो अब बताओ, यहाँ पे दो सेंटेंस है, बहुत सिंपल है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट बोले चलेंगे। तो बताओ यहाँ पे प्ले है, तो प्ले आपका क्या है? वर्ब सिंगुलर। अभी मैं सिंगुलर प्लूरल के आधार पे चल रहा हूँ। आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो ये बताओ आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? सर ये प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर है। यहाँ बॉयज रहेगा। यहाँ पे सही कौन सा होगा इस सेंटेंस के आधार पे? बॉयज ठीक है, वन ऑफ देम सबमिट या सबमिट, सॉरी सबमिट या सबमिट्स? सबमिट्स लास्ट वाला। वन ऑफ देम सबमिट। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका ये है,
और ये आपका वर्ब है, दोनों वर्ब है, लेकिन यहाँ इन दोनों वर्ब में मुझे सिलेक्शन किसी एक को करना है। तो वन ऑफ देम मतलब कि उन लोगों में से एक, वो उन लोगों में से एक, तो इसलिए उन लोगों में से एक है, इसलिए हमारा ये आपका सही है। तो आपको बता दूं वन ऑफ, एक सेकेंड, वन हो गया, ईच हो गया, अच्छा एवरी साथ होता नहीं है, तो इन सभी के बाद जो ये सारे हैं, इसके बाद ऑफ, और उसके बाद प्लूरल नाउन या जनरल लोग प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसके साथ देखा जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट बनता है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एक बात को आप लोग दिमाग में रखोगे, मैं बता रहा हूँ बहुत हल्का चीज है लेकिन बहुत दिमाग खराब कर देता है। वन या ईच, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट के बाद, सेवरल के बाद, मेनी के बाद, लोट्स के बाद, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये लोट का भी प्रयोग कर सकते हो, मेनी ए का भी प्रयोग कर सकते हो। इन सभी के बाद आपका ऑफ है तो प्लूरल नाउन, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। मोस्ट है, सेवरल है, मेनी है, बोथ है, तो इन सभी के बाद अगर ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन होगा ही, लेकिन जो ये आपका है पूरा का पूरा वो आपका क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके मतलब आगे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन यहां जो लगेगा वो आपका क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझ पा रहे हो मेरा बात यहां तक? यस सर। ठीक है, अब आगे थोड़ा चलते हैं, अब नेगेटिव की ओर चलते हैं, काफी हम लोग दूर चले गए थे। बी नंबर में है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। क्या बताया था आप सभी को, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब या जो है आगे उसका प्रयोग करोगे। ये मैंने आपका जनरल बताया था इसका पहले। लेकिन अब इस सेंटेंस के आधार पर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अब देखो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे यहाँ पे डू या डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू और डज में से कोई एक प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, अब ये हमारा प्रयोग होगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा और समझना होगा कि जो डज का प्रयोग होगा वह किसके साथ होगा। तो डज का प्रयोग आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ होगा, जो सिंगुलर पर्सन है उनके, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ होगा। जबकि डू का प्रयोग अगर मैं इसका उदाहरण में दे दूं तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, तो इन सभी के साथ आपका किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। जबकि डू का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, तो इन सभी के साथ डू और डज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के बारे में तो बता ही चुका हूं, तो अब इसका कुछ नेगेटिव सेंटेंस देता हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस में, अच्छा अब नेगेटिव सेंटेंस को भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा आगे हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बोलूं कि नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट
इसका एग्जांपल हुआ I do not go to market. I do not टेल या लाई। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है आपको बताना। मैं बहुत बार सेंटेंस गलत भी लिखूंगा, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही सर यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है। सही है सर। चलो ये सेंटेंस बताओ, ये सेंटेंस सही है या गलत है? सर राकेश, डू या डज नॉट लर्न। डज। तीन सेंटेंस है, तीनों में से बताना है तीनों सही है गलत है क्या है। आई डू नॉट टेल या लाई, ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। सही है, क्योंकि आई के साथ आपका किससे प्रयोग करेंगे? डू का। अभी देखो यहाँ पे लिखवा दिया ना, बस आपको इस बात को ख्याल रखना है। इसके बाद देखो डू आई सॉरी डू नॉट सिट हियर, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है। तो क्या करें, क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो सही हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। नहीं सर। हाँ सर, सेंटेंस से सही दीजिएगा तो है, सही हो जाएगा। सेंटेंस बिल्कुल सही से कारण है। मैं आपको बोलूं यू डू नॉट सिट हियर, तो यहाँ पे मैं आप आ रहे हो या सामने हो, आपके नाम में डायरेक्ट प्रयोग ना करूं और डायरेक्ट बोलूं सिट हियर, तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। राकेश, डू या डज? डज। सर म्यूट करने बोलिए सर, किसका नॉइस आ रहा है सर? चलो अब यहाँ पे अब चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की ओर, ठीक है? इंट्रोगेटिव की ओर चले। यस सर। हाँ बोलो। जल्दी कीजिए सर, टाइम जा रहा है। हाँ सर इधर बारिश हो रहा है सर। शायद पता नहीं, बाहर देखना पड़ेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग हमारा पहले हो जाएगा, कोई भी सेंटेंस जनरल में लिखा रहा हूं, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और मेन वर्ब के बाद अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो इतना में भी आपका काम निकल जाएगा, लेकिन लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, ये श्योर है। तो अब इसके इस सेंटेंस जो टेंस पढ़ रहे हैं इसके आधार पर अगर बात करें तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ये आपका क्वेश्चन मार्क का साइन, यही आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। हाँ। ये आपका हो गया। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बता सकते हो क्या आप लोग भी? यस। डू या डज ही नो यू विल, तो बताओ इस सेंटेंस में क्या सेंटेंस में क्या होगा? डू या डज? डज। डज। ही है, यहाँ पे ही है। डज होगा सर। चलो डज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है। डू या डज यू लाइक योर न्यू स्कूल, तो अब बताइए सेंटेंस में क्या होगा? डू होगा। चलो डू होगा, बिल्कुल यहाँ कहना सही है कि यहाँ पे हमारा डू होगा। चलो एक और सेंटेंस लिखते हैं। सर ऑटोमेटिक कट कैसे जाता है सर? वो 40 मिनट का होता है बाबू, इसलिए डू डज ऑल ऑफ देम
कट जाएगा सर, फिर से काट के चालू कर दीजिए सर। तो ये बताओ सेंटेंस हमारा यहाँ पे डू होगा या डज होगा? सर डू। डू होगा। ठीक है, डू Sir, होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑल ऑफ देम है। लेकिन यही रहता sir, वन ऑफ all of देम, तो them, क्या yes. हो जाता फिर यहाँ पे? does, डज हो जाता। चलो, तो ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट क्या है? ये देखो, अभी जो पढ़ रहे हो ना, मैं आज मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नया बताया हूँ। इसके बाद जो हमारा होगा यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल टेंस का हमारा प्रयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, उसमें आपके लिए नया होगा बिल्कुल। ये ये इंट्रोगेटिव। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कर सकते हो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। प्लस नॉट। नॉट प्लस V1 V1 प्लस कुछ नहीं, मेन वर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। या तो फिर आप ये काम कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब, शायद एक सेकंड के लिए स्क्रीन थोड़ा सा, हाँ शेयर, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लस क्वेश्चन। तो इन दोनों में से आपको जो इच्छा है उसका प्रयोग कर सकते हो। दोनों स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन अगर फर्स्ट में करते हो तो ये आपके कॉम्पैक्ट फॉर्म में होना जरूरी है। मतलब दोनों एक अलग-अलग साथ नहीं लिख ज्वाइन सकते। होना जरूरी है, ये कहने का मतलब